न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस की ओर। लॉटरी प्रक्रिया से मिला घर पनसुख, बोले पीएम मोदी का आभार। बीजेपी के निशाने पर मुंबई की अवैध मस्जिदें, बाला साहेब का हाथ पकड़कर महाराष्ट्र में रखा पहला कदम। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। लॉटरी प्रक्रिया से मिला घर पनसुख, बोले पीएम मोदी का आभार। पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत सरकार ने 3.53 लाख नए घरों के निर्माण को मंजूरी दे दी। यह मंजूरी आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा सेंट्रल सेक्शनिंग एंड मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक में दी गई। इस योजना के तहत 10 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, पुडुचेरी, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में घर बनाए जाएंगे। यह घर बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शंस और अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप के तहत बनाए जाएंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को घर उपलब्ध कराना है। खास तौर पर महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, ट्रांसजेंडर समुदाय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यह योजना फायदेमंद है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर आवंटित किए गए लाभार्थी अमर पनसुख ने कहा कि मुझे यह घर लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से मिला है। मैं इस योजना को शुरू करने के लिए पीएम मोदी का आभारी हूँ, जिसके माध्यम से मुझे यह घर मिला। पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत सरकार ने 3.53 लाख नए घरों के निर्माण को मंजूरी दे दी। यह मंजूरी आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा सेंट्रल सेक्शनिंग एंड मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक में दी गई। इस योजना के तहत 10 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, पुडुचेरी, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में घर बनाए जाएंगे। यह घर बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शंस और अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप के तहत बनाए जाएंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को घर उपलब्ध कराना है। खास तौर पर महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, ट्रांसजेंडर समुदाय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यह योजना फायदेमंद है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर आवंटित किए गए लाभार्थी अमर पनसुख ने कहा कि मुझे यह घर लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से मिला है। मैं इस योजना को शुरू करने के लिए पीएम मोदी का आभारी हूँ, जिसके माध्यम से मुझे यह घर मिला। मैं प्रधानमंत्री आवास योजना बिड़गांव यहाँ का मैं गाड़ा धारक हूँ। मुझे यहाँ पे गाड़ा प्राप्त हुआ है लॉटरी पद्धति के हिसाब से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन्होंने जो स्कीम निकाली है योजना के माध्यम से, तो उस माध्यम से मुझे यहाँ पे गाड़ा अलॉट हुआ है। मैं उनका आभारी हूँ और मैं गत 2 साल से यहाँ पे रहवासी हूँ। मैं पहले पार्डी में रहता था, पार्डी का रहवासी था और रेंट पे रहता था। किराया यानी 15,000 महीना कमाने के बाद मुझे मेरा रेंट में जाता था और रेंट में जाने के बाद मुझे कुछ भी बचता नहीं था। ऐसा नहीं लग रहा था कि मेरा खुद का मकान कभी पॉसिबल होगा। तो प्रधानमंत्री योजना के तरफ से, आवास योजना के तरफ से मुझे लॉटरी का पेपर में ऐड आया। पेपर में ऐड आने के बाद मैं उसका फॉर्म भरा, ऑनलाइन फॉर्म भरा। उसमें मुझे लॉटरी के माध्यम से योजना में मुझे फ्लैट मिला है। फाइनेंस भी हुआ है। फाइनेंस अच्छी फाइनेंस से मैंने फाइनेंस किया हूँ और मुझे वो प्राप्त हुआ है। इजीली प्रोसेस थी, इजीली EMI भी मिली है और ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरा खुद का घर अभी हो जाएगा। नहीं, वैसे कुछ तकलीफ़ हुई नहीं है। प्रोसेस भी सादी सुधी प्रोसेस थी, आसानी से घर प्राप्त हुआ है और हमें कभी भी ऐसा लगा नहीं कि कभी हमारा खुद का घर, हमारे घर सर पे कभी छत होंगी। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं तब से आनंद का वातावरण है और उस हिसाब से हमें योजना का पूरेपूर लाभ भी मिला है। ये जो फ्लैट मुझे अलॉटमेंट हुआ था, अभी इसको 3 साल हो चुके हैं पूरे।
और कंस्ट्रक्शन वगैरह बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी है यहाँ पे। बस कभी कभी हमको समर में थोड़ा पानी की टंचाई होती है, कभी कभी दिक्कत होती है। बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी है यहाँ पे। जो प्रधानमंत्री साहब ने हमारे लिए जो गरीब लोगों के लिए जो ये सुविधा बना के दी है, ये बहुत अच्छी सुविधा है। क्योंकि जनरल क्या होता है, हमारे माध्यम से बहुत सारे जो गरीब लोग होते हैं सर, आज नागपुर में बहुत सारे लोग हैं जो 10 लाख का भी यहाँ पे एक प्लॉट नहीं ले सकते। और जो हमको प्रधानमंत्री साहब ने जो यहाँ पे फ्लैट अरेंजमेंट करके दिया है, ये हमको 9,15,000 में मिला था और वास्तविक में हमको 6,90,000 ही भरना पड़ा। ठीक है, तो आज के ज़माने में एक नॉर्मल इंसान को 6,90,000 में कोई भी फ्लैट पूरे नागपुर शहर में नहीं मिल पाता। लेकिन ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमें 6,90,000 मतलब एक 7 लाख के अंदर हमें एक रहने के लिए एक अच्छा मकान मिला। तो इसलिए हम शुक्रगुजार करते हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब का। और आगे चलकर हम बोलना चाहेंगे कि और बहुत जगह हमारे बहुत सारे गरीब लोग हैं, उनके लिए भी ये थोड़ी और सुविधा की जाए। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरा था जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ। बहुत सारे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हमको भी छोटा मोटा एक मकान मिले। बहुत सारे लोग वेटिंग में हैं। हम चाहेंगे और हमारे नागपुर शहर में जिधर भी गवर्नमेंट की जगह अगर खाली होंगी तो उनके लिए भी ये फ्लैट मिले। सर मैं मुझे 15 साल हो गए नागपुर में मार्केटिंग का काम करता हूँ। 15 साल से मैं किराए से ही रहता था। किराए में अगर लगभग बोलूँगा तो आज 5,000 की एक रूम भी मिलने जाते, तो 5,000 के हिसाब से आप 15 साल में आप सोच सकते हो मेरा कितना पैसा गया होगा। मतलब जितने पैसे में मेरा घर होना चाहिए था उतना पैसा मेरा किराए से गया। तो इसलिए एक बहुत अच्छी, मेरे लिए तो एक बहुत अच्छी बात हो गई कि एक नॉर्मल इंसान को एक नागपुर में रहने के लिए जो घर मिला और वो भी फ्लैट, मेरे लिए बहुत अच्छी बात और खुशी की बात है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। एक्चुअली क्या हुआ, मेरे 2-4 दोस्तों ने मुझे बताया था कि सर ऐसी ऐसी एक स्कीम होती है, आप फॉर्म भर लो। तो जिस दिन मैं फॉर्म भरने गया था NIT में, वो आखिरी दिन था सर। मैं आधार कार्ड लेके गया, ऑफिस भी बंद होने वाला था, तो उनको रिक्वेस्ट किया कि सर प्लीज़ मेरा एक फॉर्म भर लो। उस समय 2,000 की फ़ीस थी और मेरे पास पैसे भी नहीं थे। तो मेरे दोस्त को फ़ोन करके फ़ोनपे से मैंने पैसे बुलाया और फॉर्म भरा सर। और उसके बाद 1 महीने बाद ही लिस्ट लगी, तो लिस्ट में मेरा नाम आ गया। बहुत खुश हुआ कि 15 साल के अंदर नागपुर में मेरा खुद का घर होना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो फिर मैंने अलॉटमेंट हुआ। तो उसके बाद एक दिक्कत आती थी कि नॉर्मल लोगों का आपको पता है सिविल आजकल बहुत अच्छा नहीं है। तो सिविल अच्छा नहीं होने की वजह से थोड़ी वो दिक्कत गई बैंक की वजह से। तो मेरा थोड़ा फ्लैट अलॉटमेंट के लिए थोड़ा समय लगा था, लेकिन इधर उधर से जुगाड़ करके मैंने वो लोन ले लिया और अपना यहाँ पे घर शिफ्ट हो गया। कुछ नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है। उन्होंने जो गरीब लोगों के लिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो स्कीम निकाला, ये बहुत अच्छा है कि हम जितने लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं सर, सारे लोग खुश हैं उनके वजह से। और चाहेंगे और ऐसी स्कीमें नागपुर में बननी चाहिए। और हमारे जो गरीब लोग होते हैं, मध्यम वर्गीय लोग होते हैं, उनके लिए ऐसी और सुविधा उन्होंने करना चाहिए। पेपर में ऐड आया था प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ से, और हमने वो जो ऐड पे ऑनलाइन फॉर्म प्रोसेस किया। और प्रोसेस होने के बाद में फिर हमने यहाँ पे लॉटरी पद्धति से हमारे को वो प्लॉट अलॉट हुआ। साधारण किस्त मार्फत, यानी जो बैंक को अपन फाइनेंस किया है, फिर बैंक से अपने को किस्त मिली है, वो भी आसान किस्तों में। नहीं, हमने सोचा ही नहीं था ऐसा घर मिलेगा करके। हमारे को घर तो अभी अब देख ही सकते हैं, क्वालिटी देख ही सकते हो, घर की क्वालिटी 1 नंबर बढ़िया है। और हम तो पहले किराए से ही रहते थे, और किराए के माध्यम से तो हमारे को ऐसा लगा कि हमारे को कभी घर मिलेगा ही नहीं। पर प्रधानमंत्री का जो शुक्रिया अदा मैं करना चाहता हूँ कि हमारे को खुद का घर मिला। अगली खबर, बीजेपी के निशाने पर मुंबई की अवैध मस्जिद। वक्फ संशोधन बिल के कारण मुंबई सहित पूरे देश में तनाव बना हुआ है। बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया। अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद अध्यादेश को कानूनी मान्यता मिल जाएगी। लेकिन वक्फ बिल को लेकर जारी तनाव के बीच मुंबई में अवैध मस्जिदें और उन मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकरों भी बीजेपी के निशाने पर आ गए। बीजेपी नेता व पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने इबादत की आड़ में लैंड जिहाद का आरोप लगाते हुए अवैध मस्जिदों के खिलाफ जोरदार अभियान छेड़ दिया। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार के मंत्रियों नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर अभियान छेड़ने की वजह से सुर्खियों में आए किरीट सोमैया के निशाने पर इन दिनों मुंबई, भायंदर, नवी मुंबई, वसई, विरार, कल्याण, डोंबिवली, पनवेल सहित पूरे MMR की अवैध मस्जिदें और भोगे आ गए। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मिले सिग्नल के अनुसार सोमैया ने मुंबई MMR की मस्जिदों एवं लाउडस्पीकर के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। बीजेपी का यह अभियान चरणबद्ध रूप से मुंबई के सभी इलाकों में बढ़ रहा है। इससे मुसलमानों में हड़कंप मच गया है। हालांकि इस अभियान के दौरान मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में बढ़ रही बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की घुसपैठ एक गंभीर सच्चाई भी सामने आई। वक्फ संशोधन बिल के कारण मुंबई सहित पूरे देश में तनाव बना हुआ है। बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया। अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद अध्यादेश को कानूनी मान्यता मिल जाएगी। लेकिन वक्फ बिल को लेकर जारी तनाव के बीच मुंबई में अवैध मस्जिदें और उन मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकरों भी
बीजेपी के निशाने पर आ गए। बीजेपी नेता व पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने इबादत की आड़ में लैंड जिहाद का आरोप लगाते हुए अवैध मस्जिदों के खिलाफ जोरदार अभियान छेड़ दिया। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार के मंत्रियों नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर अभियान छेड़ने की वजह से सुर्खियों में आए किरीट सोमैया के निशाने पर इन दिनों मुंबई, भायंदर, नवी मुंबई, वसई, विरार, कल्याण, डोंबिवली, पनवेल सहित पूरे MMR की अवैध मस्जिदें और भोगे आ गए। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मिले सिग्नल के अनुसार सोमैया ने मुंबई MMR की मस्जिदों एवं लाउड स्पीकर के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। बीजेपी का यह अभियान चरणबद्ध रूप से मुंबई के सभी इलाकों में बढ़ रहा है। इससे मुसलमानों में हड़कंप मच गया है। हालांकि इस अभियान के दौरान मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में बढ़ रही बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की घुसपैठ एक गंभीर सच्चाई भी सामने आई। अगली खबर, बाला साहेब का हाथ पकड़कर महाराष्ट्र में रखा पहला कदम। प्रारंभिक संघर्ष और वैचारिक पहचान। 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के समय महाराष्ट्र में उसका जनाधार बहुत सीमित था, लेकिन पार्टी ने शुरुआत से ही राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के विचारधारा को लेकर अपनी स्पष्ट पहचान बनाई। 1989 में शिवसेना के साथ भाजपा का गठबंधन हुआ, जिसने मुंबई और ठाणे जैसे शहरी इलाकों में उसे आधार बनाने का अवसर दिया। बाल ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना और भाजपा के वैचारिक सामंजस्य ने इस गठबंधन को मजबूती दी। पहली बड़ी सफलता 1995 की सरकार में शिवसेना भाजपा गठबंधन ने महाराष्ट्र में पहली बार सरकार बनाई। इस सरकार में शिवसेना के मनोहर जोशी मुख्यमंत्री बने, जबकि भाजपा के गोपीनाथ मुंडे उप मुख्यमंत्री बने। इस सफलता ने भाजपा को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचने का मौका दिया और राज्य की राजनीति में उसी का स्थायी स्थान दिया। विपक्ष में संगठन निर्माण 1999 से 2014 तक कांग्रेस राकांपा गठबंधन की सरकार रही, लेकिन इस दौरान भाजपा ने संगठनात्मक स्तर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ मिलकर गंभीर काम किया। नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस जैसे युवा नेताओं ने पार्टी को आधुनिक और कार्यकर्ता आधारित संगठन के रूप में स्थापित किया। बूथ स्तर तक संगठन फैला गया और युवाओं को जोड़ा गया। वही 2014 मोदी लहर और भाजपा की सत्ता में वापसी हुई। 2014 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता ने भाजपा को महाराष्ट्र में जबरदस्त बढ़त दिलाई। आज भाजपा महाराष्ट्र में एक सशक्त और संगठित राजनीतिक ताकत बन चुकी है। उसका संगठन शहरी से लेकर ग्रामीण इलाकों तक मजबूत हो चुका है। प्रारंभिक संघर्ष और वैचारिक पहचान। 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के समय महाराष्ट्र में उसका जनाधार बहुत सीमित था, लेकिन पार्टी ने शुरुआत से ही राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के विचारधारा को लेकर अपनी स्पष्ट पहचान बनाई। 1989 में शिवसेना के साथ भाजपा का गठबंधन हुआ, जिसने मुंबई और ठाणे जैसे शहरी इलाकों में उसे आधार बनाने का अवसर दिया। बाल ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना और भाजपा के वैचारिक सामंजस्य ने इस गठबंधन को मजबूती दी। पहली बड़ी सफलता 1995 की सरकार में शिवसेना भाजपा गठबंधन ने महाराष्ट्र में पहली बार सरकार बनाई। इस सरकार में शिवसेना के मनोहर जोशी मुख्यमंत्री बने, जबकि भाजपा के गोपीनाथ मुंडे उप मुख्यमंत्री बने। इस सफलता ने भाजपा को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचने का मौका दिया और राज्य की राजनीति में उसी का स्थायी स्थान दिया। विपक्ष में संगठन निर्माण 1999 से 2014 तक कांग्रेस राकांपा गठबंधन की सरकार रही, लेकिन इस दौरान भाजपा ने संगठनात्मक स्तर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ मिलकर गंभीर काम किया। नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस जैसे युवा नेताओं ने पार्टी को आधुनिक और कार्यकर्ता आधारित संगठन के रूप में स्थापित किया। बूथ स्तर तक संगठन फैला गया और युवाओं को जोड़ा गया। वही 2014 मोदी लहर और भाजपा की सत्ता में वापसी हुई। 2014 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता ने भाजपा को महाराष्ट्र में जबरदस्त बढ़त दिलाई। आज भाजपा महाराष्ट्र में एक सशक्त और संगठित राजनीतिक ताकत बन चुकी है। उसका संगठन शहरी से लेकर ग्रामीण इलाकों तक मजबूत हो चुका है। वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। Hi, this is Abhijit Sawant and you are watching MNS News. आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।